गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से जुड़ गए हैं अपने इस नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है भारत में सांप्रदायिक राजनीति। टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक के संबंध में भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अभी आपके कोर्स के अंदर है और आप उसको कोर्स के तैयारी के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जीके के अंदर भी, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो ये जीके के अंदर भी आपको ये टॉपिक आएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे बीए के बाद या एमए के बाद, तो आपको केवल रिवाइज करने की ज़रूरत हो और आपको ये आगे अपने एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद करेगा। सांप्रदायिक राजनीति क्या है, उसके लिए आप इतना समझ लें कि भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख एवं ईसाइयों के अलग से अपने कोई हित नहीं थे। सबने एक साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान दिया। पर ब्रिटिश शासनकाल में धूर्त राजनैतिक नेतृत्व, धार्मिक उन्माद तथा औपनिवेशिक शक्तियों के प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक चेतना ने सांप्रदायिक समस्या का रूप धारण कर लिया। जो मैंने आपको बातें कही उसका अर्थ है कि एक तो जो हर व्यक्ति राजनीतिक नेतृत्व लेना चाह रहा था, बहुत सारे लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उस वक्त भी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते थे, इसलिए भी वो पृथकतावादी बातें करने लगे थे। औपनिवेशिक शक्तियां जैसे जैसे आईं तो ब्रिटिश सरकार ने भी इसमें अपनी मदद की और इससे हिंदू मुस्लिम जो जो तालमेल था या जो संबंध थे वो खराब हो गए। और इस समस्या को, जैसा कि मैंने आपको बताया, बढ़ाने में ब्रिटिश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने सुना है उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति के बारे में, जिसका उद्देश्य यही था कि जितना इनमें फूट डालेंगे उतना ही राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा। जितना राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होगा उतना ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन करना आसान होगा। तो इस उद्देश्य को लेके ये सांप्रदायिक समस्या भारत में पैदा हुई। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे वो कौन से कारण थे जिससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ। भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय के कारण में सबसे प्रथम कारण जो है वो मुसलमानों का राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाना था। भारत में रहने वाले जो मुसलमान थे वो दो प्रकार के थे। पहले तो वो मुसलमान जो विदेशों से आए आक्रमणकारियों, व्यापारियों और धर्म प्रचारकों के वंशज थे। ऐसे जो पहली कैटेगरी के जो मुसलमान थे वो ज़्यादातर अभिजात्य वर्ग से थे। उनके पास शासकीय नौकरियां थी और रुपए पैसे से ये संपन्न वर्ग था। दूसरा वर्ग था भारत में रहने वाले वो मुसलमान जो भय या लालच की वजह से बलपूर्वक या अपनी इच्छा से मुसलमान बन गए थे। और ये जो मुसलमान थे वो खेती बाड़ी या अन्य छोटे मोटे काम करते थे और आर्थिक रूप से भी इनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। जब भारत में भूमि के स्थायी बंदोबस्त के कानून लागू हुए तो जो अभिजात वर्ग के मुसलमान थे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ वो काफ़ी हद तक भारतीय समाज में पिछड़ गए। दूसरे जो मुसलमान थे वो तो वैसे ही छोटे मोटे कार्य कर रहे थे या कृषि के कार्य से जुड़े हुए थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति वैसे ही बहुत नीची थी। तो इसका जो मिला जुला परिणाम निकला वो ये था कि मुसलमान राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके अंदर गिरावट आई और इससे मुसलमान अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे। उनमें असंतोष की और विद्रोह की भावना बढ़ने लगी और ये जो भावना थी यही सांप्रदायिक राजनीति के उदय का एक कारण बनी। इसके साथ 1891 में, 1896 में और 1897 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दरार पैदा होने लगी थी। सांप्रदायिक दंगे हुए और इन सांप्रदायिक दंगों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। इसीलिए 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो उस बंगाल का विभाजन में चाहे अंग्रेजों ने इसको
इसका कारण प्रशासनिक बताया कि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और उसमें शासन करना मुश्किल है, इसलिए उसको दो हिस्सों में बांटा जा रहा है। परंतु वास्तविक कारण यही था कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक जो है विभाजन करने के लिए ये 1905 का बंगाल विभाजन किया गया। तो इस बंगाल विभाजन ने भी भारत में सांप्रदायिक दंगों की एक लहर जो है चला दी थी, जो कि आगे चल के बढ़ती गई। तो मोटे तौर पे हम यही कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय इन कुछ कारणों से हुआ, जिसमें मुसलमान जो है वैसे भी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े थे, और फिर इस जो डिवाइड था उसको बढ़ाने में ब्रिटिश सरकार का जो रोल था वो बहुत अधिक बढ़ा, और इस वजह से भारत में ये जो है सांप्रदायिक राजनीति का उदय हुआ। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न पड़ाव। कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हुई जिनसे भारत में सांप्रदायिक राजनीति को हम रेखांकित कर सकते हैं, और उसमें कुछ घटनाओं को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, जो इस वीडियो के अंदर जिसके ऊपर हम फोकस करेंगे। इसके बाद मुसलमानों द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग, मुस्लिम लीग का सांप्रदायिक आंदोलन, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान के लिए आंदोलन, और अंततः पाकिस्तान की स्थापना। तो आज आइए सबसे पहले हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन था वो किस प्रकार का था, उसके बारे में। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अलीगढ़ आंदोलन, जो कि जिसके प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। क्या पृष्ठभूमि है इस आंदोलन की? अगर हम उसे देखें तो हमें पाएंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई वो एक असफल हो गई थी क्रांति, और इस क्रांति के बाद भारत में रहने वाले मुसलमानों का जो अंग्रेजों के प्रति जो रवैया था वो दो प्रकार का बना, दो वर्ग बन गए उसमें। एक वर्ग के मुस्लिम जो थे वो किसी भी कीमत पर ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे और हिंसात्मक साधनों से ब्रिटिश सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। इस प्रकार के जो वर्ग के जो मुसलमान थे उनके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। जबकि दूसरा वर्ग जो था वो ऐसा वर्ग था मुसलमानों का जो ब्रिटिश सत्ता को स्थायी करना चाहता था। वो चाहता था मुस्लिम समुदाय में के विकास के लिए पश्चिमी शिक्षा उनको दी जाए। वो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्त रहना चाहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मुसलमानों को मिल सके। इस वर्ग के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान 1846 से 1854 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन दिल्ली के सदर अमीन रहे। 1855 में इनका स्थानांतरण बिजनौर हो गया था। 1857 की क्रांति के समय ये बिजनौर में थे और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों के प्राण बचाए थे क्रांति के दौरान, और इसी से उनको अंग्रेजों की कृपा प्राप्त हो गई थी, और वो चाहते थे कि वो इस कृपा का प्रयोग अपने जो भाई अन्य मुसलमान हैं उनके फायदे के लिए करें। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के दो लक्ष्य निर्धारित किए। पहला, अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंधों को मधुर करना, और दूसरा, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। ये उनका एक लक्ष्य था। इसीलिए सर सैयद अहमद खान ने अपने दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलीगढ़ को अपने विचारों और कार्यक्रम का केंद्र बनाया, और इस उनके द्वारा जो भी इस दिशा में प्रयास किए गए उस प्रयासों को हम समग्र रूप से अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। यानी कि मुसलमानों को शिक्षित करने के जो प्रयासों की शुरुआत की उन्होंने, और मुसलमानों और अंग्रेजों के संबंधों को मधुर करने के लिए उन्होंने जो जो कोशिशें की, उन सभी को हम समग्र रूप से अलीगढ़ आंदोलन के रूप में देखते हैं, कहते हैं। सर सैयद अहमद खान का जो अलीगढ़ आंदोलन है, उस आंदोलन में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1857 के विद्रोह की सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों पर डाल दी थी, और इसी पृष्ठभूमि में सारे विचार का जन्म हुआ।
अंग्रेजों ने ये माना कि जो विद्रोह है उसके मुख्य संचालक मुसलमान थे और सर सैयद अहमद खान इस रवैये को ब्रिटिश सरकार के बदलना चाहते थे। शुरू में अंग्रेजों का ऐसा रवैया हिंदुओं की तरफ नहीं था, मुसलमान की तरफ उनका सख्त रवैया था और इसलिए वो ये विश्वास दिलाना चाहते थे अंग्रेजों को कि 1857 के विद्रोह की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है और मुसलमान जो है वो सरकार के विरुद्ध भी नहीं है। तो अब वो केवल कहने से या बात करने से तो ये विश्वास नहीं हो सकता था, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्साहित किया और इसके लिए 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र बना। ये जो उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो खोला, उसकी जमीन उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर म्यूर ने ये भूमि उनको दी थी और जनवरी 1877 में लॉर्ड लेटन ने ही इस कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया था। तो इस तरह से एक कॉलेज खोल के उन्होंने ये यकीन दिलाया ब्रिटिश सरकार को कि हम अलीगढ़ के अंदर अब बच्चों को, मुसलमान बच्चों को शिक्षा के द्वारा ये कोशिश करेंगे कि वो अंग्रेजी शिक्षा और मूल्यों को सीखें और इस तरह से ये जो उनका कदम था वो अलीगढ़ से ही प्रारंभ हुआ। दूसरी जो चीज़ उनकी सर सैयद अहमद खान ने की वो ये थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति भाव को प्रदर्शित किया। वो ये अच्छी तरह जानते थे कि मूलतः अंग्रेज़ों में और ईसाइयों में एक प्रकार से दूरी और उनके बीच के अंदर एक धार्मिक बैर भी था, जो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक मुसलमानों के प्रति अंग्रेज़ों का रवैया नहीं बदल सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था राजभक्त मुसलमान, लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा वो अपनी लॉयल्टी जो थी वो शो करना चाहते थे और वो उन्होंने इस पत्र के द्वारा की। साथ ही उन्होंने ये भी आम मुसलमान को बताने की कोशिश की, एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि मुसलमानों को धार्मिक तौर पे इजाज़त है कि वो ये ईसाइयों के साथ भोजन कर सकते हैं और ये भी एक प्रयास था ईसाइयों के साथ मुसलमानों का मेल पैदा करने का। यहाँ तक कि उन्होंने बाइबल के ऊपर भी एक टीका लिखी थी अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए। तो इस प्रकार से उनके द्वारा ये जो दूसरा काम था वो ये किया गया सर सैयद अहमद खान के द्वारा कि वो प्रदर्शित करें ब्रिटिश सरकार को कि वो अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त हैं और उसके लिए इन्होंने ये सारे कार्य किए। तीसरी चीज़ थी सर सैयद अहमद खान की सांप्रदायिक नीति। शुरू के दौर में सर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय विचारों के थे। वो हिंदू मुसलमान एकता में विश्वास रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको एक चीज़ समझ में आई कि हिंदुओं के साथ, कांग्रेस के साथ अच्छा संबंध रख के मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होने वाला और इसीलिए वो कांग्रेस और राष्ट्रवाद के शत्रु बन गए और अंग्रेजों के भक्त बन गए और इसीलिए उन्होंने क्लियर भी कर दिया अपनी सांप्रदायिक नीति में कि अब उनका जो रवैया है हिंदू हिंदुओं के प्रति, कांग्रेस के प्रति वो संबंध अच्छा नहीं है और उन्होंने एक तरह से शत्रुता का भाव इनके प्रति रखा। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में लॉर्ड लिटन को एक मानपत्र देते हुए लिखा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव जब उन्होंने रखी थी लिटन ने, उस समय उनको एक मानपत्र देते हुए उन्होंने लिखा था कि इस कॉलेज की नींव रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य और विज्ञान से मेल किया जाए, मुसलमानों को ब्रिटिश ताज की उपयोगी प्रजा बनाया जाए। तो इस तरीके से ये एक प्रयास था क्लियर कट, जिसमें कि वो ब्रिटिश सरकार को ये समझा दे कि अब हमारी सांप्रदायिक नीति तय हो चुकी है और वो किसी भी रूप से कांग्रेस और भारतीय जो राष्ट्रवादी आंदोलन में जो हिंदू समुदाय के द्वारा हो रही है उससे अलग है। और ये बात जल्दी ही ब्रिटिश सरकार को भी समझ में आ गई कि उसका अलग होना ही उनके लिए भी फायदेमंद है। तो ये इसकी तीसरी चीज़ थी।
उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम सम्मेलन की भी स्थापना की। शुरू से ही सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने का यत्न किया। मैंने जैसा आपको बताया कि उनको ये जल्दी ही समझ में आ गया था कि मुसलमानों का अगर कांग्रेस से बहुत नज़दीक का संबंध रहेगा तो उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उनको फ़ायदा तभी हो सकता है जब वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाएं, और इसीलिए 1887 के अंदर उन्होंने एक मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन, मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की नींव डाली, जो अपने अधिवेशन प्रतिवर्ष उसी समय और उसी नगर में करती थी जिस जगह कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। इसका सीधा सा एक मतलब था कि ऐसा ना हो कि मुसलमान कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखें या आकर्षित हो और उस ओर जाए, इसलिए उनको उसी समय उनके आकर्षण को रोक देना और उस मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के अंदर उनको जोड़ लेना। शुरू में कांग्रेस के प्रति सरकार का जो रवैया बहुत ही अच्छा या मित्रतापूर्ण या नॉर्मल था उदारवादियों के दौर में, लेकिन धीरे धीरे उनका जो संबंध था सरकार का भी कांग्रेस के साथ संबंध शत्रुतापूर्ण या एक विवाद का होने लगा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने इस मुस्लिम सम्मेलन के द्वारा ये सुनिश्चित कर दिया कि किसी भी रूप में मुसलमान कांग्रेस की ओर अपना रुख ना करें। फिर उन्होंने सैयद अहमद ने एक देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना भी की। ये देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर की। ये पैट्रियोटिक एसोसिएशन, इसका के नाम से भी जाना जाता है, ये संस्था एक प्रतिक्रियावादी तरीके से कार्य करती थी। इसका केवल उद्देश्य था कांग्रेस के प्रगतिशील विचारों का विरोध करना। यहाँ तक कि इस देशभक्त एसोसिएशन ने कांग्रेस को हिंदू सभा तक कहना शुरू कर दिया था, और इस तरह से ये संस्था भी एक तरह से कांग्रेस के कार्यों को प्रतिक्रियावादी तरीके से रोकने का काम करने लगी। इसके बाद अंग्रेजों की प्रेरणा से सर सैयद अहमद खान ने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य भी सेम ही था, इसी देशभक्त एसोसिएशन जैसा ही था, और वो उद्देश्य था मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति वफादारी और राजभक्ति की भावना उत्पन्न की जाए और मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की जाए, और कांग्रेस के प्रति एक सख्त रवैया रखा जाए। तो इस तरह ये दोनों ही संस्थाएं, देशभक्त एसोसिएशन और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, दोनों ही मुसलमानों के हितों की रक्षा करने, उनको राजभक्त बनाने और कांग्रेस के प्रति अपने सख्त रवैये के लिए जानी गई। और अंततः एक काम थियोडोर बेक ने भी किया, जो कांग्रेस विरोधी अभियान उन्होंने चलाया अलीगढ़ से ही, वो भी उसकी बात करना भी आवश्यक है। ये थियोडोर बेक अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आपको मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि ये जो कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था, उसका उद्देश्य ही ये था कि उसके माध्यम से मुसलमानों में एक राजनीतिक जागृति पैदा की जाए, अंग्रेजों के प्रति वफादारी व्यक्त की जाए और कांग्रेस के प्रति अपने रवैये को सख्त किया जाए और कांग्रेस से मुसलमानों को हटाया जाए। तो ये जो थियोडोर बेक थे, उन्होंने इस कांग्रेस विरोधी अभियान में सर सैयद अहमद खान का सबसे ज़्यादा समर्थन और सहयोग किया। उन्होंने अलीगढ़ के छात्रों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए छात्रावासों में जाकर, छात्रों को अपने घर में बुलाकर उनके मस्तिष्क में कांग्रेस के विरोध में एक जहर को भरा। उनका सीधा सा उद्देश्य यही था कि मुसलमान किसी भी रूप में कांग्रेस से दूर जाए। मुस्लिम हितों की रक्षा करने के लिए बेक ने सर सैयद अहमद खान के सहयोग से 1893 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की भी स्थापना की, और इस संस्था के माध्यम से वो भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करके अंग्रेजों से ज़्यादा फायदा उठाने का वो प्रयास करने लगे। इस एसोसिएशन ने 3 मांगे रखी थी अपनी। पहली मांग, बिना किसी प्रवेश परीक्षा के तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए मुसलमानों को, पहली मांग।
ये एसोसिएशन का नाम मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। 1893 में सर सैयद अहमद खान के साथ सहयोग से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे मुसलमानों को प्रस्तुत किया जाए और अंग्रेजों से जितना फायदा उठाया जा सके वो किया जाए। इस एसोसिएशन ने जो मांगे रखी वो 3 थी। पहली, बिना किसी प्रवेश परीक्षा के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में मुसलमानों को प्रवेश मिले। दूसरी चीज, व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य स्थानीय स्वशासी निकायों में मुसलमानों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। और तीसरी चीज, सांप्रदायिक प्रणाली के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना की जाए। और ये तीनों मांगे उन्होंने इस संस्था के माध्यम से रखी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कई सारे प्रयास सर सैयद अहमद खान ने किए अलीगढ़ से ही, जिनको हम संयुक्त रूप से अलीगढ़ आंदोलन कहते हैं। ये वो मांगे थी जो मुसलमान, ये वो बातें थी या वो काम थे जिससे मुसलमान अंग्रेजों की ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे, अपनी देशभक्ति को दिखा रहे थे। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा वो अंग्रेजों को ये सुनिश्चित कर रहे थे कि अब हम पश्चिमी शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए अब हम आपकी मूल्यों को भी स्वीकार करेंगे। तो यही अलीगढ़ आंदोलन है। 1898 में सर सैयद अहमद खान का निधन हो गया और उसके अगले वर्ष ही 1899 में थियोडोर बेक, जो कि अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका भी निधन हो गया। और इस तरह से ये जो मूवमेंट था या ये जो बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, उसका एक अंत हुआ। उनके देहांत के बाद इस काम को आगे बढ़ाया थियोडोर मॉरिसन ने। वो भी कांग्रेस विरोधी राजनीति करने वाले थे, जिनका मानना था कि यदि भारत में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है तो यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति लकड़हारों और भिश्तियों जैसी हो जाएगी। इस रूप में आगे चल के सर सैयद अहमद खान के बाद थियोडोर मॉरिसन ने भी इस विचार को आगे बढ़ाया। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से अलीगढ़ आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम चेतना का प्रतीक है, जहां उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेजों का राजभक्त बन के और मुसलमानों की पृथकतावादी राजनीति करके मुसलमानों की हित साधना हो सकती है, और वो उन्होंने की भी। इस आंदोलन ने मुस्लिम बौद्धिक जागरूकता का विकास किया। उससे भारतीय मुसलमानों को एक अलग से पहचान मिली और उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित होने का अवसर भी मिला। तो मेरे अनुसार दोनों चीजें हुई, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक तौर पे तो उनको ये बात समझ में आ गई कि उनका क्या महत्व है, इसलिए उन्होंने अपने इस महत्व को समझते हुए जो कुछ भी चाहा ब्रिटिश सरकार से, वो अंग्रेजों का राजभक्त बन के और मुसलमानों की पृथकतावादी राजनीति करके हासिल कर लिया। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी था कि इसकी वजह से भी मुस्लिम जो है उनको एक अलग पहचान मिली, उन्होंने अपने आप को राजनीतिक तौर पे संगठित भी किया। तो इस रूप में सांप्रदायिकता के विकास में ये पहला जो आंदोलन है, अलीगढ़ आंदोलन, वो महत्वपूर्ण था और वो हमने पढ़ा। आप इससे संबंधित, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, कि आप इसे डिटेल में पढ़ें, हर छोटी डिटेल को भी आप देखें, ताकि एग्जाम को क्लास के एग्जाम को पास करने के बाद जब भी कॉम्पिटिटिव में आप तैयारी करें तो आपको ये सारी डिटेल मदद करेगी। इसलिए इसका जब भी इसके बारे में जो सोच है उसको इसी रूप में रखें कि हमको ये सारे टॉपिक्स आगे भी पढ़ने हैं, तो हम इनको अभी बहुत डिटेल में पढ़ें। आप अपनी कोई भी सजेशंस हैं वो कमेंट मुझे दें और बताएं कि आप क्या इसमें चेंजेस चाहते हैं, उस हिसाब से भी हम अपने पढ़ाई को या अपने पढ़ाने के तरीकों को परिवर्तित करेंगे। धन्यवाद।